पैनकेक में आपका स्वागत है। मैं ज्योति वर्मा हूँ। हमारा आज का टॉपिक विंड है, मतलब हवा। तो विंड जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ विंड जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, जो हम लोग एविएशन में हमको जरूरत होता है कि विंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। जैसे नॉर्दर्ली विंड जो होती है ना वो नॉर्थ से साउथ जाती है, सदर्नली विंड जो होती है वो साउथ से नॉर्थ आती है, ईस्टर्ली ईस्ट से वेस्ट जाती है, वेस्टर्ली वेस्ट से ईस्ट जाती है। तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, इसके लिए हमारे पास 16 पॉइंटर्स का 16 पॉइंटर्स का कंपास होता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे के सारे डायरेक्शन होते हैं। और ये डायरेक्शन ऑफ विंड ये जो होता है वो हर 10 डिग्री इंटरवल में हमको बताया जाता है। जैसे अभी 10 डिग्री ईस्ट, फिर 20 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे करके। फिर विंड स्पीड जो होती है वो हमेशा हम लोग नॉट्स में मेजर करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर होता है 0.540 नॉट्स। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करते हैं टू मेजर विंड, सबसे पहले तो सरफेस स्पीड के लिए जो विंड की जो स्पीड होती है हम लोग बोलते हैं ना, जैसे 40 नॉट्स 50 नॉट्स, तो वो जो सरफेस स्पीड होती है उसके लिए हमारे पास होता है एनेमोमीटर। और डायरेक्शन के लिए हमारे पास होता है विंड वेव। तो कौन सी दिशा से आ रही है हवा, ये हमें विंड वेव बताता है, और कितनी तेजी से आ रही है ये हमें एनेमोमीटर बताता है। फिर जो विंड एवरेज होता है, जब हम लोग फ्लाई करते हैं ना, जब हम लोग बीच में रहते हैं, ये लैंडिंग और इससे टेक ऑफ के बीच में जब रहते हैं हम लोग, तो हम लोग विंड स्पीड होती है वो 10 मिनट के एवरेज का निकालते हैं। मगर लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम हम लोग विंड स्पीड जो होता है वो 2 मिनट में कितना विंड स्पीड का एवरेज है वो निकालते हैं। क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ में विंड जो होती है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो फिर मैं लिख देती हूँ 10 मिनट्स व्हेन फ्लाइंग, 10 मिनट्स एवरेज फ्लाई करते समय, लैंडिंग एंड टेक ऑफ, टू मिनट्स एवरेज। ओके। फिर गस्ट। गस्ट क्या होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्चुएशन होता है। जैसे ये हुआ, ये हमारा ऐसे एयरक्राफ्ट जा रहा है, मीन एयरक्राफ्ट स्पीड, ओके, स्पीड एंड डायरेक्शन। फिर पॉजिटिव मतलब फ्लक्चुएशन इसको बोलते हैं, इसको गस्ट बोलते हैं। नेगेटिव फ्लक्चुएशन होता है लुल। तो पॉजिटिव मतलब हम ग्राफ से देख सकते हैं, जब अचानक से हवा हमको हमारे एयरप्लेन को ऊपर पुश करती है तो वो पॉजिटिव फ्लक्चुएशन होता है, जब नीचे पुश करती है तो नेगेटिव फ्लक्चुएशन होता है। नेगेटिव फ्लक्चुएशन लुल, पॉजिटिव इज गस्ट। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। फिर क्रॉस विंड। क्रॉस विंड क्या होती है, 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल विंड while landing and take off। जब हम लोग लैंड या टेक ऑफ करते हैं जब रनवे पे, तो 90 डिग्री जो विंड आती है हमारे एयरक्राफ्ट को जब साइड से पुश करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस विंड। ये लैंडिंग और टेक ऑफ में हमको बहुत परेशान करती है। अब आप खुद ही ऐसे देख लीजिए, जैसे ये मेरी एयरप्लेन है, ये जा रहा है ऐसे, सामने से हवा अचानक से आ गई हाई स्पीड की, सोचिए 30 नॉट्स की, तो ये ऑफकोर्स बैलेंस नहीं करेगा। यहाँ से आ गई या आगे या पीछे से भी आ गई, तब भी हम लोग को प्रॉब्लम होती है। फिर स्क्वैल। स्क्वैल में क्या होता है कि हवा का जो स्पीड है वो अचानक से 16 नॉट्स और ज्यादा हो जाता है स्पीड। 16 नॉट्स स्पीड नहीं होती है, अचानक से 16 नॉट्स स्पीड बढ़ जाती है। और ये स्क्वायर में हमेशा जो स्पीड होती है वो 44 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हमारी स्पीड होनी चाहिए। और ये थाउजेंड्स ऑफ फीट हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में स्क्वायर होता है, थाउजेंड्स ऑफ फीट।
और हॉरिजॉन्टली भी कई किलोमीटर्स में ये फैला रहता है। और ये सम है। फिर ये जो स्क्वायर होता है ये मार्च से जून में हमको ज्यादा महसूस होता है, हम लोग को ज्यादा सफर करना पड़ता है। और इसमें सीवी क्लाउड्स रहते हैं। सीवी क्लाउड्स क्या होते हैं? सीवी क्लाउड्स वो क्लाउड्स होते हैं जो वर्टिकली बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, बहुत डेंस क्लाउड्स होते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहते हैं, डेंस ह्यूमिडिटी रहती है इनमें बहुत। ये बारिश, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स इन सब में होते हैं। तो स्क्वैल इज एसोसिएटेड विथ साइक्लोन्स। जब साइक्लोन आएगा तो वो स्क्वैल के कारण आएगा। फिर गेल जो होता है जब विंड स्पीड 34 नॉट्स या उससे ज्यादा होती है तो वो गेल होता है। गेल में डिप्रेशन हम लोग फील करते हैं। तो डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन है कि सर घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो जिंदा है, नॉट दैट डिप्रेशन। डिप्रेशन इज लो प्रेशर रीजन। ओके, जैसे माउंटेन ट्रफ होता है या ट्रफ जो होता है वो एक बेल्ट हो जाती है लो प्रेशर रीजन की, तो वही लो प्रेशर रीजन जो होता है वो डिप्रेशन बोलते हैं उसको। तो गेल और स्क्वैल में क्या अंतर आ गया? स्क्वैल जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी में होता है, वो कई मिनट्स तक चलता जाएगा। गेल जो होता है ना वो झोंका टाइप का होता है, कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा, बहुत रहेगा तो कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रहेगा। जो स्क्वैल रहता है वो तो भाई साइक्लोन, यू नेवर नो कब तक चलेगा। फिर हम आ जाएंगे बैकिंग और वेयरिंग पे। तो बैकिंग क्या होती है? जब 280 डिग्री से 250 डिग्री हमारी विंड डायरेक्शन हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं बैकिंग। और वेयरिंग जो होती है वो जब 200 मान लो कोई सा भी नंबर पॉजिटिव में जाएगा, 60 to 80 डिग्री जा रही है तो वो हो जाएगी वेयरिंग। तो ये बैकिंग जो हो रही है, बैक मतलब पीछे, तो 280 से 250 जाएगा तो बैकिंग हो रहा है, वेयरिंग मतलब आगे, बैक वेयरिंग। तो फिर बैक वेयरिंग में 60 to 80 पॉजिटिव जा रहा है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, लो प्रेशर में हवा जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, हाई प्रेशर में हवा जाएगी क्लॉकवाइज। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। हाई प्रेशर रीजन में हवा जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, लो प्रेशर रीजन में चली जाएगी क्लॉकवाइज। तो वही नॉर्थ में जो होता है साउथ में इसका उल्टा रहता है, बिकॉज ऑफ सीजन, टेम्परेचर एंड ऑल दैट। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक लॉ है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। बाइस बैलोट लॉ। अब हम जानेंगे टर्बुलेंस के बारे में और टर्बुलेंस कैसे अफेक्ट होता है और डायनल वेरिएशन क्या होता है, ये सब। तो टर्बुलेंस जो होता है, हमने गस्ट के बारे में पढ़ा था, गस्ट और लुल। तो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्चुएशन हमने पढ़ा था, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंस। मतलब ऊपर नीचे या ऐसे ताए बाएं अगर होता है एयरक्राफ्ट तो उसको हम लोग टर्बुलेंस बोलते हैं। और टर्बुलेंस के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। या तो हमारे पास सिर्फ स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड होना चाहिए। स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड मैंने कितनी बार बता ही चुका है, वर्टिकली डेवलप नहीं होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली डेवलप होता है कई 100 किलोमीटर में। और या तो हमें पूरा का पूरा क्लाउड फ्री रीजन चाहिए होता है, मतलब एक ही क्लाउड ही हो, किसी भी तरह का क्लाउड हो, और अगर क्लाउड हो भी तो स्ट्रैटिफॉर्म क्लाउड हो। तो टर्बुलेंस जो होता है ना वो 2 तरह का होता है, एक फ्रिक्शनल और एक थर्मल। तो फ्रिक्शनल में क्या होता है कि जब फ्रिक्शन बढ़ेगा
ये चीज है डस्टर और ये पेन है। तो ऐसे विदाउट डस्टर करूंगी तुरंत चला जाएगा, विद डस्टर करूंगी तो धीरे धीरे जाएगा ऐसे, राइट। प्रॉब्लम आएगी, क्यों आएगी? फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया। सॉलिड, दो सॉलिड चीजें होती है तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। सॉलिड और एयर रहता है तो फ्रिक्शन कम रहता है, बट एयर ऑल्सो हम लोग को फ्रिक्शन देता ही है। तो जब एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, ये सब रहेगा, तो फ्रिक्शन जो होता है ज्यादा रहेगा, और फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो टर्बुलेंस जो होता है वो हम फील कर सकते हैं। और फिर थर्मल टर्बुलेंस होता है, ये कन्वेक्टिव करंट से कारण होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, समझ लो आफ्टरनून टाइम में, स्पेशली इंडिया में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत ही गर्मी का मौसम रहता है, तो हवा जो रहती है, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है। फिर जब ऊपर जाएगी तो ये एडीज फॉर्म करेगी, राइट। ऐसे से जब ठंडी होगी तो एडीज फॉर्म करेगी। एडीज क्या होते हैं? वो पानी से बने होते हैं, थोड़े से वाटर वेपर से, और ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो वो ही, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल टर्बुलेंस। वो होते हैं एडीज के कारण। और थर्मल क्यों? क्योंकि एडीज जो होते हैं वो वाटर वेपर से बनते हैं, और ये ऐसे ऐसे घूमते हैं। ये जो हवा होती है, ये सब हवा थोड़ी ना जाती है, ये ह्यूमिडिटी को लेके जाएगी, है ना। कोई भी ग्लास का पानी गिरा होता है, बहुत गर्मी पड़ेगी तो वो ऊपर उठेगा, गिलास नहीं उठेगा, पानी उठेगा। और उसके बाद फिर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं टर्बुलेंस को, स्टीप लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, हर 1000 फीट में हवा 2 डिग्री कम हो जाती है। स्टीप लैप्स रेट मतलब अचानक से कम हो गई हवा, तो उसको हम लोग, हवा का टेम्परेचर अचानक से कम हो गया तो उसको हम लोग स्टीप लैप्स रेट बोलेंगे। और फ्रिक्शन जब बढ़ेगा तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी, तब टर्बुलेंस ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ एयर की जब स्पीड है वो जब बहुत अचानक से ज्यादा हो जाएगी, हमारे एयरप्लेन को अचानक से पुश करने लगी फ्रॉम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तब तो ये जो चीजें होती है टर्बुलेंस को अफेक्ट करती हैं। और टर्बुलेंस जो होता है ना, वो माउंटेन वेव्स से भी हम लोग को बताता है कि माउंटेन वेव्स से भी प्रॉब्लम्स आती है, वो भी अफेक्ट करता है। तो ये सब माउंटेन वेव्स जो हो गया ना, वो एयर, स्पीड ऑफ एयर में ही आ जाता है। फिर डार्डनल वेरिएशन, इसका मैं एक बार डेफिनेशन आपको जो पर्टिकुलर है वो मैं बता देती हूँ। ड्यूरिंग डे कन्वेक्शन ड्यू टू ग्राउंड हीटिंग creates thermal eddies. This stretches friction and friction reduces. तो मैंने जो बताया था कि जो गर्म हवा होती है ऊपर जाएगी, है ना, यहाँ एडीज फॉर्म करेगी, फिर ये बढ़ेगा, फिर ना फ्रिक्शन लेयर जो होता है ये स्ट्रेच कर जाता है। हवा क्योंकि ऊपर उठ रही है ना, तो फ्रिक्शन लेयर जो होती है वो स्ट्रेच कर जाती है दिन के टाइम में, स्पेशली जब गर्म दोपहर में, आफ्टरनून टाइम में, ऐसे में। तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन लेयर जब स्ट्रेच करेगी तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, है ना। कोई चीज को खींचेंगे तो उसके बीच में ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, फाइबर्स स्ट्रेच हो जाते हैं। वैसे ही एयर, हवा की एक परत है, उसको जितना खींचोगे मॉलिक्यूल्स उतने फैलेंगे, फ्रिक्शन उतना कम हो जाएगा, तो फिर उससे फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। और रात को ठीक इसका उल्टा होता है। रात को एडीज जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एडीज जो होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, है ना, फिर स्टेबल हो जाते हैं। और फ्रिक्शन लेयर जो होता है वो जमीन पे आ जाता है और फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब जब फ्रिक्शन लेयर कंप्रेस हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स आसपास आ जाएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज कर देगा। और ये चीज हम लोग डार्डनल वेरिएशन जो है हम लोग क्लियर वेदर में देख सकते हैं, या फिर डे टाइम में, क्लियर नाइट्स में, सनी डे क्लियर नाइट्स। गॉट इट, राइट। फिर ये जो मतलब
क्लियर वेदर, डे टाइम सनी डे, क्लियर नाइट्स, इन सब में हम लोग डायरनल वेरिएशन आसानी से देख सकते हैं और इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डीवी जो होता है डायरनल वेरिएशन वो कब कब हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हम आ जाएंगे विंड शेयर पे। विंड शेयर, विंड शेयर क्या होता है? सडन चेंज इन विंड स्पीड और डायरेक्शन। विंड स्पीड या डायरेक्शन अचानक से जब चेंज हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग विंड शेयर बोलते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बायस-पेलोट्स लॉ। तो इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है, जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन के टाइम हवा जो होगी वो क्लॉकवाइज रही या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे करके लोग क्वेश्चन देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो बायस-पेलोट्स लॉ क्या बोलता है कि हवा अगर सामने से मेरे आ रही है और मेरी पीठ जिस साइड है उस साइड हवा आ रही है, मतलब इधर से हवा आ रही है, मेरी पीठ इस डायरेक्शन में है, तो जब मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहूंगी तो मेरे लेफ्ट साइड लो प्रेशर रहेगा, राइट साइड हाई प्रेशर रहेगा। और साउथ हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा रहेगा। साउथ हेमिस्फीयर में अगर हवा का झोंका मेरी पीठ को लग रहा है तो लेफ्ट साइड हाई प्रेशर रहेगा, राइट साइड लो प्रेशर रहेगा। और ये जो लॉ है ना, ये दो चीज कंक्लूड करता है। इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ड्यूरिंग साइक्लोन एयर विल बी एंटी साइक्लोनिक। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ड्यूरिंग एंटी साइक्लोन एयर विल मूव क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एयर विल बी क्लॉकवाइज। और ये सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साउथ हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ओके, अब ये जो एनाबैटिक, कैटाबैटिक और फोन विंड्स है, ये स्पेशल टाइप के विंड्स है जो कि माउंटेन रीजन में हम लोग देख सकते हैं। तो एनाबैटिक विंड जो होती है, मैं डायग्राम वाइज समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओके, हवा यहाँ जा रही है, फिर ये क्लाइंब करेगी हवा। ये हवा जो गर्म हो यहाँ से जाएगी ना, तो फिर ये हवा गर्म होगी, क्योंकि ये सरफेस जो होता है, रिज जो माउंटेन होता है, ये सरफेस गर्म होता है, तो वार्म होके हवा ऊपर जाएगी, है ना, फिर इसको क्लाइंब करेगी। इसको हम लोग, इस फिनोमेना को हम लोग ये एनाबैटिक बोलते हैं। और कैटाबैटिक जो होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है। जब हवा ऊपर पहुंच गई, यहाँ पे हवा थोड़े टाइम बाद ये कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा हवा का टेम्परेचर कम होता जाता है, फिर ये भारी हो जाएगी तो इसलिए नीचे आ जाएगी। इसको हम लोग कैटाबैटिक बोलते हैं। एनाबैटिक में हवा ऊपर चढ़ती है पहाड़ के, कैटाबैटिक में हवा नीचे जाती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और फिर फॉन विंड, इसको हम लोग एल्प्स भी बोलते हैं। ये एडियाबैटिक कूलिंग से होता है, प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन और कन्वेक्शन हीटिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब इन दोनों को मिला दो तो हमें फॉन विंड आएगा और हमें रेन ऐड करनी है। यहां से हवा जा रही है, रिज पे लगेगी, गर्म होगी, ऊपर राइज करेगी, फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो जाएगी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन ये सब हो जाएगा, तो फिर बारिश होगी यहाँ पे, फिर हवा ठंडी होगी, फिर से नीचे आ जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को फॉन विंड। ओके, सो गॉट इट? एनाबैटिक, कैटाबैटिक प्लस रेन विल गिव यू फॉन विंड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना बताती हूँ,
लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। लैंड ब्रीज में हवा लैंड से सी जाती है, सी ब्रीज में हवा सी से लैंड जाती है। तो सी ब्रीज में ये लैंड है, ये सी है। तो जब आफ्टरनून के टाइम, डे टाइम में, ये डे टाइम फिनोमेना है सी ब्रीज, लैंड पे गर्मी रहेगी, जमीन पे हवा हमेशा पानी से ज्यादा लैंड गर्मी सोखता है। तो जब गर्म रहेगी तो फिर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, हवा हल्की हो जाएगी। फिर ये जो हवा है ये इधर जाएगी, बट यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा ठंडी है, यहाँ की गर्म है। तो यहाँ जब जाने की कोशिश करेगी तो इसका जो हाई प्रेशर है समुद्र के ऊपर का, ये वापस से पुश करेगा, और ये जब पुश करेगा तो ये हवा जो है ना वो वहां से यहाँ बहेगी। देखा है जब समुद्र के सामने बाहर बीच वगैरह में जाओ समुद्र में, तो हवा ऐसे हमारे ऊपर लगती है, वो इसी के कारण लगती है। अब रात में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ हाई प्रेशर रीजन होगा और ये जो इस पे समुद्र पे लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, और वो वहां की हवा यहाँ पे आना चाहेगी। मगर यहाँ का जो हवा होती है, हाई प्रेशर हवा होती है वो, और यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बन गया, क्योंकि जो एक तो हीट वगैरह के कारण जो हीट एब्जॉर्व कर लेता है समुद्र, फिर वो छोड़ता है उसके कारण। तो फिर यहाँ का हाई प्रेशर उसको वापस से पुश करेगा, तो लैंड से सी जाएगी हवा, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज होती है नाइट में, सी ब्रीज होती है ड्यूरिंग डे टाइम। और इसी के साथ हम लोग का विंड चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू।